यानी तथाकथित जो गोदी मीडिया जो परोसने की बात की, और जो आईटी सेल भाजपा का था, ये जो जेनजी था या जो जो सोशल मीडिया चलाते हैं, हर घर में जेनजी है और हर घर में साइलेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। बाप मोदी जी का तारीफ कर रहा है, बेटा वहाँ सुन रहा है क्या, वो डिसएग्री कर रहा है। गरीब लोग हैं ना, मोदी को ज़्यादा भगवान बना दिया था ना। सीईओ, बीडीओ, एसडीएम, ये सब अंग्रेजी में गवर्नर भी नहीं लिख पा रहे हैं। जब यूजीसी लाए तो वो लड़े ना, ऐसा लड़े कि मोदी और अमित शाह को हैसियत दिखा दी। ईडब्ल्यूएस का जो उनको आरक्षण मिला है ना, उनको पहले सरेंडर कर दो। हमारे पास हजारों आरएसएस में काम कर रहे अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग आते हैं। आरएसएस के लोग आते हैं। जो ताकत सम्राट चौधरी जी को मिलना चाहिए था, उसने तो भाजपा ने कब्जा कर लिया ना भाई। भाजपा के सवन विधायक हों, भाजपा आरएसएस हों, भाजपा का लाल नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी, कोई भी हो, उनको सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकता जब तक जदयू नहीं चाहेंगे, जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे। उनकी औकात नहीं है। मोदी जी सड़ा हुआ गुजरात को बेच के प्रधानमंत्री बन गए। बोला राण और साण की सरकार है ये, जिसको हमारी बच्ची को फीस नहीं भर पाया मैं जानता हूँ, मैं एक बेटा बाप हूँ। आरएसएस में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है ना, उनका चमड़ा इतना मोटा है। क्या देश की राजनीति जो है वो करवट ले रही है? क्या इस देश के जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, वो अब बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बगावत कर रहे हैं? उसकी वजह क्या है? मेरे साथ सर्कस से निकलकर, मतलब गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, इनके पिता राजमिस्त्री थे और पढ़ाई की अहमियत समझिए कि इंजीनियर बने, वहाँ सफल हुए और अब समाज को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के मेंबर भी हैं, विधायक भी हैं, आईपी गुप्ता जी, और सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले बहुजन नेताओं में से भी हैं। तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। और सोचिए, केंद्र में 9 लाख नौकरियों का बैकलॉग है। राज्यों में अगर 3 लाख के हिसाब से भी देखें तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ नौकरियों का बैकलॉग है। क्या विपक्षी दलों के नेताओं को इस बात का भान है कि ये जो नौकरियां हैं, इसमें सबसे ज़्यादा शोषित वंचित वर्ग के लोग तबाह हो रहे हैं, जिनके पास न पूंजी है, न पैसा है, न बिजनेस है, और जो पहली पीढ़ी के ग्रेजुएट हैं? सर स्वागत है। और क्या कहेंगे, ये जो नौकरियों का पूरा बैकलॉग है, आप तो खुद आपके पिताजी राजमिस्त्री थे, फिर आप इंजीनियर बने और फिर अब आप राजनीति में हैं। क्या बिना पढ़ाई लिखाई और नौकरी के बहुजन समाज गरीब, शोषित, वंचित मुख्यधारा में आ जाएगा? देखिए, पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और पीछे जाए तो ये जो जिसको आप बहुजन कहते हैं, क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे? शुरू से बहुत संख्या थे पढ़े लिखों का, लेकिन पढ़े लिखे होने से ज़्यादा ज़रूर है कि पढ़ा लिखा इंसान जागरूक हो, बोले। हाँ, जागरूक जो ही होगा तो बोलेगा, अपने मतों का अधिकार देगा। और वो जो मीडिया, ये जो दुनिया बोल रही है, उसकी धरातल से रिलेशन को समझ पाएगा। वो नहीं है सर, बोलते होंगे उस समय टीवी अखबार इंटरटेन नहीं करता होगा, नहीं तो नहीं, आज भी नहीं कर रहा है। रामविलास जी या नीतीश जी, लालू जी या फिर जगदेव बाबू जैसे लोग आए, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग आए, देखिए, कर्पूरी ठाकुर साहब आए, जगजीवन साहब आए, रामविलास पासवान जी आए, लेकिन मैं ना कर्पूरी ठाकुर जी को अगर छोड़ दें तो मुझे हमेशा ये बात कचोटता रहा कि आखिर रामविलास पासवान जैसे कद्दावर नेता, जगजीवन राम जैसे जी कद्दावर नेता, मायावती, ये लोग हमेशा अनुसूचित जाति के सीट से ही लड़ते रहे। इतने बड़े कद्दावर नेता हो गए, आप कहीं से जीत सकते थे और अपने जो आपका पैतृक या बपोती सीट है, वहाँ से किसी अन्य बहुजन को आप लड़ा सकते थे, उनको पैरेलल खड़ा कर सकते थे। मनसा पे डाउट हो जाता है जब हम ये बातों को सोचता हूँ। हो सकता है कि परिस्थितियाँ कुछ अलग हो, लेकिन जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हाजीपुर से एक और बहुजन समाज का नेता पैदा हो सकता था न, जहाँ जहाँ से ये लोग थे। और आज भी वही मानसिकता है। नया लीडरशिप नहीं आ रहा है। लीडरशिप आएगा नया, तभी तो मैं वही कह रहा था, ये जो जेनजी का जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, देश भर में स्कूलों का, युवाओं का, अब लग रहा है कि नए लोग। देखिए, जिस हथियार से मोदी जी ने हमारे और हमारे बच्चों को और आपके लोगों को जो ब्रेन स्पेस को कवर किया या यूं कहें कब्जा किया, वही चीज़ें अब उनके खिलाफ हो रही है। एक इकलौता नेता है पूरे देश में, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जो हमेशा मोदी जी की नीतियों के साथ जो जैसे था वैसा कहता रहा।
और ये जो गोदी या मीडिया सो कॉल्ड यानी तथाकथित जो गोदी मीडिया जो परोसने की बात की, और जो आईटी सेल भाजपा का था, ये जो जेनजी था या जो जो सोशल मीडिया चलाते हैं, वो सिर्फ कैरियर बना हुआ था। आईटी सेल भाजपा ने एक मैसेज छोड़ा, आरएसएस ने छोड़ा, सरकार ने छोड़ी, और वो आग की तरफ फैलता था, जैसे लगता है कि ना कि वो वही सब कुछ है। और अब सोने उल्टा पड़ गया है। हाँ, अब सोने से पहले एक मैसेज देता था कंट्रोवर्शियल, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद वो सुबह उठते दूसरा भेज देता था। यानी हम लोगों को ब्रेन स्पेस को इतना कब्जा किया है। अब क्या हुआ, एक आदमी था राहुल गांधी जो कह रहे थे, और धीरे धीरे जो जेनजी है ना, वो इतना क्रिएटिव है। आप जंतर मंतर को चीज़ों को देखें, इतना क्रिएटिव, वो फैक्ट चेक करने लग गया। सबसे बड़ा बात हुआ, फैक्ट चेक करने लग गया। और मैं आपको बता दूं, ये जो जेनजी है वो अब चाहे आईआईपी को हो, कांग्रेस को हो, राजद भाजपा का किसी को न, हर घर में जेनजी है। और हर घर में साइलेंट कॉन्ट्राडिक्शन है। बाप मोदी जी का तारीफ कर रहा है, बेटा वहाँ सुन रहा है क्या, वो डिसएग्री कर रहा है, बोल नहीं पा रहा। दुनिया भर का नॉलेज मिल रहा है मोबाइल पर। हाँ, इधर बाप बोल रहा है मोदी जी ये क्या, उधर चेक कर रहा है उनका बेटा गूगल पर, चैट जीपीटी पर। हाँ, वो चेक कर रहा है। झूठ बोला। और फिर अपने माँ को धीरे से बोलता है ना, बाबूजी को अभी पता नहीं कब समझ में आएगा। वही का नतीजा था। अब मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताता हूँ कि मेरे, आपको पता है सवर्ण हमारे बड़े बड़े बड़ा क्लोजली हैं, दोस्त हैं। उन्हीं में कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, अरे आईपी कहाँ है तुम, लिए ऑफिस में हूँ भाई, विधायक बन गया, अभी भी तुम्हें बोलिएगा। अरे तो दोस्ती है। वो बोला क्या तू कुछ बन जा, तुम काहे कहता, मैं नहीं यार, मैं आप कहता हूँ। बोले यार मेरी वाइफ तुमसे मिलना चाहता है। तो हम चले गए, हम लोग बैठे, खाना खाए, बात होने लगी। अब मैं तो भाई विचारधारा मेरी बिल्कुल भाजपा का अलग है, आरएसएस का अलग है, बात चलने लगी। उसी में उनकी एक बेटी जो सेंट जेवियर में पढ़ती है, क्लास 3 में पढ़ती है। बात हुआ मोदी जी, मैं मोदी जी का वो कह रहा हूँ भाई फैक्ट पे बात करो, जो काम अच्छा मोदी जी किया मैं उनके साथ खड़ा हूँ, जो अच्छा नहीं किया उनके साथ बोलता हूँ। उसी में बोले आप जो है ना, मोदी क्या करता आपको पता नहीं, ये सब था, मोदी जी क्या करते हैं आपको पता नहीं। उन्हीं में उनकी बेटी है, वो बोलती मोदी जो है ना पापा, वो खाली मेलोडी को पटाने में लगा रहता है। ये उनके ये रिएक्शन हो गया, मोदी जी का मेलोडी देना रिएक्शन हो गया। अब सोचिए 6 या 9 बरस की बच्ची है, क्लास 3 में, तो 9 बरस की होगी। अब उसका 1 साल का भाई है वहाँ खड़ा, वो यस यू आर राइट डैड, शी इज राइट। आप समझिए पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया उस घर में। वो दोनों को बोला हमारे दोस्त की जॉब। अब उनकी पत्नी जो मेरी आरती उतारी, राखी बांधी कि भैया तुम, ये लोग चाहे जो कुछ कहे, तुम बढ़िया काम करता है, मैं तुम्हें राखी बांधने के लिए बुलाई हूँ, तू मेरा भाई है, ये छोड़। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। तो उसके बाद बोला यार, तब मैं कहा कि देखो दोस्त, तुम ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हो, हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो बच्चा है ना, उसकी भावना को हम पेरेंट्स को समझना जरूरी है। तो ये एक माइंडसेट है ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। उन्होंने किया, मेलोडी को मेलोडी दिया, उसकी खबरें बनी, तभी बच्चे उसको बोल रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि उसमें आप कोई समझिए, वो मेलोडी नहीं बोल के मेलोडी बोला है बच्ची जो है। आप समझिए, वो भी इशारे में बात कर दी। अच्छा, आप जेनजी को समझ। लेकिन मैं कह रहा हूँ ठीक है, अब कोई नया आईपी गुप्ता नहीं बन पाएगा ना। जो जिस तरह से अभी नीति आयोग का आंकड़ा है, 8 करोड़ जो यूथ है, न वो स्कूल जा रहा है और न वो कोई काम कर रहा है। देखिए मैं इस बात को, और उसमें सबसे ज्यादा वीकर सेक्शन के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जनरल में भी गरीब लोग होंगे। यही जो गरीब लोग हैं ना, मोदी को ज्यादा भगवान बना दिया था ना। अब मैं आउटसोर्सिंग पे विधानसभा के लिए चर्चा के लिए समय मांगा कि किस तरह से हमारे बच्चों को, खासकर वीकर सेक्शन की भोजन की बच्चों की बात आप करते हैं। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, सवर्ण दोस्तों, कि आप राजपूत हों, आप ब्राह्मण हैं, आप भूमिहार हैं, आप लला हैं, चाहे जो भी हैं, लेकिन आपके घर में एक बच्चा है जिसका फ्यूचर है, जो नौकरी करना चाहता है। उनके पास तो प्लान बी भी है ना। उनके पास पैतृक संपत्ति है, बिजनेस है, 7 पीढ़ी का सोशल कैपिटल है, सामाजिक संपत्ति। मैं बताऊं आपको, कैपिटल, उनका बेटा आईटीएन हो जाएगा मान लीजिए, कहाँ जाएगा? उनके पास पैसा बहुत होगा, कहाँ करेगा बिजनेस? अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए ना। एक कंड्यूसिव माहौल होना चाहिए देश में, जहाँ आईआईटी बन के भी आप नौकरी कर सकते हैं। आप कंड्यूसिव माहौल होना चाहिए, आपके पास पैसा है और आप बिजनेस कर सकते हैं। मान लीजिए, मेरी चिंता उनके लिए है आईपी जी, विधायक जी,
कि जो ये जो वीकर सेक्शन के वो लोग उन्हीं की हैं, बात कर रहा हूँ। वो जब हम आप जैसे लोग हैं जो पहली बार स्कूल कॉलेज पहुंचे हैं, उनको नौकरी नहीं दे, 3 करोड़ नौकरी को बैकलॉग रखना, ये देखिए, कहाँ तक लॉन्च कर यही मैं कह रहा हूँ ना। मैं अभी आपने एक वीडियो कैलकुलेशन किया कि ये जो फ्री वीज है जिनके अगेंस्ट में मोदी जी हुआ करते थे, सो कॉल्ड मोदी जी होते नहीं थे, मोदी जी अगर कोई बात करे, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उन्होंने रामनाथ कोविंद को एससी कह के बनाया और एससी कह के बोला मैंने एससी को बनाया। वो एससी जो अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, जो हमारे जाति साथ हैं, ऐसा धकाधक साइन किया जो हमारे विरुद्ध थे, अनुसूचित आपकी जाति के जाति से विरुद्ध। आते हैं, हाँ, अनुसूचित जाति के विरुद्ध। कोली समाज, हाँ, कोली कोरी समाज। कोरी नॉट कोली, कोरी। कोरी, हाँ, हाँ। एससी कैटेगरी है उनका। हाँ, उसके बाद आप बताइए कि एक उन्होंने आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को जी को राष्ट्रपति बनाया। बड़ा सुंदर कहा कि मैंने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, और उसी आदिवासी के राष्ट्रपति से जंगल जमीन आदिवासियों को छीनने वाले सारे अधिकार से साइन करवा दिया। उसी तरह मैंने कैलकुलेशन किया सिर्फ एक योजना का। योजना कौन है? ये जो 80 करोड़ लोगों को हम लोग खाना खिलाते हैं, 5 kg वाला योजना मैं बोलता हूँ। उस योजना का जो सालाना बजट है 2,17,000 करोड़ या 2,25,000 करोड़ का है। आसपास, हाँ, ठीक है। 12 चल रहा है 12 साल से। और वो अगर एक साल में 55,000 वाला भी नौकरी अगर आप दें, 50 से 55,000 वाला 4th ग्रेड का नौकरी दें, उसमें सारा कुछ पेंशन उनसे ईपीएफ सब जोड़ लें, तो अभी बजट ठीक है, उतना नहीं। बजट में आ जाता। हाँ, तब वो 48 से 50 53,000 एक साल में नौकरी दे सकते थे। अभी तक 6.5 लाख 7 लाख नौकरियां हो सकती सिर्फ एक ही स्कीम से। आप इन्होंने एक का, इनका क्या है कि नौकरी मत दो, पेट भी भरने मत दो। तो ये क्या जानबूझ के आरएसएस चाह रहा है कि एक मिडिल क्लास पैदा ना हो? दूसरा उसका उदाहरण ये है मिडिल क्लास के। मैं आता हूँ आपके लार्जर जो आप पर्सपेक्टिव पूछ रहे थे, मैं हूँ। अब जैसे पेपर लीक इंडस्ट्री, ये जो पेपर लीक इंडस्ट्री है, इसमें मनसा क्या है? अभी बड़ा चर्चा हुआ कि भाई सीईओ, बीडीओ, एसडीएम, ये सब अंग्रेजी में गवर्नर भी नहीं लिख पा रहे हैं, है ना? ये लोग कौन है, कहाँ से आए? इसका मतलब पेपर लीक का 2 कारण थे। एक, पैसा आ रहा है पेपर लीक से, एग्ज़ाम आ रहा है तो बच्चे लीगल पैसे भी दे रहे हैं, और दूसरा, जब पेपर लीक नहीं होगा तो आईपी गुप्ता जैसा कोई गांव का लड़का आईएएस आईपीएस बन जाएगा, कोई एसडीएम डीएम बन जाएगा, गरीब बन जाएगा, मेहनत वाला। जो संघर्ष से आया है वो जब बनेगा तो खड़ा होगा, भाई मैं संघर्ष से आया हूँ, काम करूँ। तू क्या करते? फिर ये जो इनके जो लोग हैं वो कैसे आएंगे? तो पेपर लीक करो, ये भी जानबूझ के करवाया जा रहा है। और फिर पेपर बांटो, उनको वो लोग को बनाओ जिनको गवर्नर ने लिखने आ रहा है। ये जो हमारा अब जिस बहुजन की बात कर रहे हैं, मैं एकदम खुला मंच से बोलता हूँ कि सवर्णों को गाली देने के बजाय, सवर्णों को कुंठित मांग के साथ कोसने के बजाय उनके साथ बनने की कोशिश की। हम उनसे सीख नहीं रहे। वो क्या कर रहे हैं, जो एजेंडा वो हमें दे रहे हैं हम लोग उनको चलाते हैं। तो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये कैसे? नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है, आरक्षण का विरोध करता हूँ मैं। वो जो मांग कर रहे हैं मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। वो तो लड़ रहा है अपना अधिकार के लिए, लड़ रहा है ना। अधिकार कैसे? एक मान लीजिए ना, जो भी सो कॉल्ड अधिकार है, नहीं, आप उनको नजर में अधिकार है, मान लीजिए। ओवर रिप्रेजेंटेशन है ब्राह्मण समाज का, एक सब- जाति का पूरा नौकरी एक जाति को दे दिएगा तो भी पूरा नहीं होगा। भाई मैं कह रहा हूँ जो कुछ भी है वो सारी चीजों पे कब्जा क्यों, सब जानता है, लेकिन वो लड़ रहा है ना भाई। तो आपको कौन रोका है? आप क्यों नहीं लड़ते उनके लिए? जब यूजीसी लाए तो वो लड़े ना, ऐसा लड़े कि मोदी और अमित शाह को हैसियत दिखा दी। तो वो जो कह रहे हैं ये गलत है, सही उनकी मांग, उसको मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ लड़ते हैं वो। लेकिन समाज को तो नेताओं से उम्मीद है ना। समाज ने तो नेता चुना है, आईपी गुप्ता चुना है, चिराग पासवान चुना है, आप भाई नेता को तेजस्वी नहीं यादव है चुने। कि आप एक बात बताइए, आपको चुना गया ना। हाँ, तो मैं तो लड़ रहा हूं। नेता चुनता है कि भाई नेता हमारा अगर मैं बनेगा। बता रहा हूँ, अगर 50 आईपी गुप्ता चुना के चला जाए, अकेले में विधानसभा में हूँ ना, लड़ सवर्ण समाज ने चुना पीके जैसे लोग को अकेला कि भाई हम हमारे लिए बोलेगा। उसको छोड़ दीजिए पीके वाले बात। मैं कह रहा हूँ कि 137 या 138 141 जो भी SC ST के MP है वहाँ, वो नेता है क्या? इनका एजेंडा समझिए। ये जो लोग हैं राजनीतिक दल के लोग, जाति को टिकट देते हैं। ओबीसी वाला का नाम ले लीजिए, खाली SC ST को नहीं, मैं SC ST EBC OBC सब की बात कर रहा हूँ। वो जाति को चुनता है। सब मिला के 250 के आसपास है। भाई आप SC ST की बात कीजिए ना,
जिसका आरक्षण के छीनने की बात वो लोग कर रहा है। नहीं, ओबीसी सबका आरक्षण छीनना चाह रहा है, SC ST नहीं ओबीसी देखिए, सबका। मैं तो एक सलाह उनको दूंगा कि उनको छीनने से पहले EWS का जो उनको आरक्षण मिला है उनको पहले सरेंडर कर दे, तब उनकी मांग, एग्जाम्पल सेट होगा। हाँ, तब उनकी मांग को ऑथेंटिकेट कर देंगे वो, कि पहले मैं इसको सरेंडर करता हूँ उसके बाद लड़ता हूँ। ये उनको करना ये चाहिए। बड़ा पॉइंट है, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, कि तो पहले ये, आप भी छोड़ के आइए आरक्षण। हाँ वो आइए, उसके बाद हम लोग भी लगे वो छोड़ दिया है, तब ऑथेंटिकेट हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा कह रहा हूँ कि जो भी आप ABC OBC बात कर रहे हैं कि नेता को चुना, नहीं, ये पार्टियां नेता को टिकट नहीं देता है, वो जाति को टिकट देता है। एक ऐसा जाति से नेता बना दो, MLA MP बना दो, वो नेता नहीं है, वो MP MLA है, लेकिन जाति को टारगेट करता है। पासवान समाज में, दुसाध समाज में, दुसाध, बहुत सारे दुसाध भाई हैं जो नेता हैं, उनको नहीं दे रहा है। आप अन्य जातियों को भी ले लीजिए, जो नेता है उनको नहीं दे रहा है, जाति को दे रहा है। जैसे मुकेश सहनी जी को ही मान लीजिए, भाजपा ने क्या किया, मुकेश सहनी जी को साइडलाइन किया और उनके जाति के लोगों को टिकट दिया। मतलब वोकल नेता को वो अलग कर देते हैं, जो बोलने लड़ने वाला हो। नहीं, हाँ, वो नेता को नहीं देके जाति को देते हैं। भाई हमने तांती समाज से दिया, हमने दुसाध भाई समाज से दिया, हमने चमार भाइयों के समाज से दिया, लेकिन वो नेता को नहीं दे रहा है। और हम लोग फुलल हैं, अरे भैया वो नेता नहीं है, वो तुम्हारा जो जाति है वो भाजपा का हो गया, वो जदयू का हो गया, वो IIP का हो गया, वो उसका हो गया। तो लोग, मतलब हम समझ गए, मतलब उनको, लोगों को सड़क से संघर्ष करने वाला वोकल नेता चुनना चाहिए। हाँ, और ये समझना चाहिए कि तुमने हमें जाति को तो दिया है भाई, लेकिन वो गुलामी करने के लिए ले जा रहे हो। तो इसका तो मतलब हुआ कि ये जो चुप्पी है, SC ST के सांसद हो, विधायक हो या OBC वाले हो, ये सब अपने ही समाज को, चूंकि ये तो संवैधानिक अधिकार है SC ST OBC का, उस पर ये मौन है। तो क्यों नहीं बोलते हैं भाई? अगर वो नेता होते तो बोलते ना। चिराग जी तो बोले हैं कि हाँ, ये हमारे जीते जी आरक्षण खत्म नहीं अरे होगा। भैया, चिराग जी क्या बोलते हैं, उनके जीते, वो जिंदा नेता तो है नहीं। वो तो जब हनुमान बोलते हैं वो कहाँ से बात करते हैं? उनको तो एक बोल देना होता है, हर समय बोल देते हैं, लेकिन काम किसके लिए करते हैं अब बता दीजिए हमको। अभी उनके जितना भी खुलेआम बोलते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, इसका मतलब जितने भी अनुसूचित जाति को जिसको रिप्रेजेंट कर, सबको हनुमान बना रहे हैं आप। अगर वो हैं फिर नौकरियों के बारे में क्यों नहीं बोलते? ये नौकरी स्कूल जब खत्म हो जाएगा तो देखिए, इस देश में 10% लोग हैं जिनके पास जमीन है, व्यापार है, 7 पीढ़ी का पूंजी है, उनका तो चल जाएगा। ये जो हमारे आपके जात में जो गरीब लोग हैं, उनका क्या होगा भाई? जिसको हम लोग SC ST उनको तो ये OBC बात कहते हैं। सोचना है ना, सोचते कहाँ? हम आप जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं, आप चुनाव लड़े, आपको लोग सपोर्ट किया, हाँ, वोट दिया, कितने लोग दिए, चंदा भी दिया। अरे नहीं, तो चुनावी, मैं कहता हूँ बाबा साहब की बात लीजिए ना, वो अपनी जिंदगी, उनको लोग क्या किया, हमारे लोगों ने हरा दिया उनको, किसी के कहने पे चाहे जो भी हरवाया हो। भैया मेरा कहने मतलब ये है कि मतलब हम, जागरूकता नहीं है। जागरूकता नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं। अब जब मैं देखिए, हमारे पास हजारों RSS में काम कर रहे अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग आते हैं, RSS में, RSS के लोग आते हैं कि सर, लोगों को लगता था कि हम लिखाते हैं आदित्य शर्मा, तो हमको लगा कि हम सवर्ण हैं, तो हमको बढ़ाते रहे। आज जिस दिन लिख दिया जाति कि हम कुमार है पान या लोहार हैं, है। तो धड़ाम से नीचे गिरा दिया। हमारा जाति एक श्याम सुंदर त्यागी, अच्छा, तो त्यागी मतलब भूमिहार, हाँ, वहाँ का, टाइटल से तो तो पता उनको नहीं पूरा बढ़ा रहा है। हाँ। आज जब आंदोलन हुआ कि हो गया पान, तो ऐसा उसको पछाड़ा। सारे लोग बोलते हैं कि भैया हम बर्बाद हो गए, तो बोले कि उसको सामने में कूट रहा है जो पिछड़ा, अति पिछड़ा के RSS के संगी लोग, उसको कूट रहा है एकदम सामने में। सम्राट चौधरी तो सुने कि जनरल के लोगों से आगे बढ़कर CM बनने में कामयाब तो हो गए। ये तो मैं तो कहता हूँ, मैं तो उनको कहा भाई, विधानसभा के सम्राट भाई, हम आपको बधाई देते हैं आपकी तो कि दोस्ती भी है उनसे, हैं? नागपुर और दिल्ली दरबार को पछाड़ के मुख्यमंत्री बने हैं, ये तो बधाई के पात्र हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा RSS के करीबी होना चाह रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ के मोहन भागवत का स्वागत कर रहे हैं, ईसा फाउंडेशन को कब्र शमशान दे दिए। लेकिन एक बात तो सम्राट के बारे में जरूर हम कहेंगे कि वो प्योर संघी कभी नहीं हो पाएंगे।
प्योर भाजपा भी नहीं, उनके खून में समाजवादी बाप का बेटा का खून है। नरसिंह सिंह समाजवादी है, बिल्कुल मानसिकता नहीं, सपनी चौधरी जी वाला। बिल्कुल सतनु चौधरी जी तो लड़ने वाले लोग थे ना, उन्हीं में लड़ाकू तो हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनको सत्ता चलाना है, उनको पार्टी में है, बहुत सारी चीज़ें उनकी करनी। लेकिन मैं जानता हूँ सम्राट जी को, वो दिल दिमाग से। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो आरएसएस को स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो कि बिहार में कभी नहीं हुआ था। नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे 20 साल, लेकिन आरएसएस हद में रही। नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर मैं नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं उनको बहुत आदर करता हूँ, लेकिन मैंने 3 बात कही थी विधानसभा में। ये कहा कि बिहार सम्राट जी के बनने से ही मुख्यमंत्री 3 ट्रांजिशन पीरियड से बिहार गुजर रहा है। पहला ट्रांजिशन पीरियड ये हुआ कि पुराने पीढ़ी के नेताओं ने नई पीढ़ी को अपनी सत्ता सौंपी, नंबर 1, जिसमें सम्राट जी पहले प्रतिनिधित्व करते दिखे। दूसरा कि समाजवादियों के धरती पर भाजपा का आगमन हुआ है, और इसके सूत्रधार कौन है? नीतीश जी। तो हमने, और तीसरा मैंने कहा है कि जब जब ये महागठबंधन कमज़ोर होगा, अति पिछड़ा की राजनीति कमज़ोर होगी, और जदयू कमज़ोर हो गया हमारे कमज़ोर होने से, इसीलिए सर्वाइवल की राजनीति करने वाले, जिनको पलटू राम आप कहते हैं, वो बेसिकली पलटू राम नहीं थे। जब संख्या कम थी तो सर्वाइवल की राजनीति कर रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे। और अगर हम 50-60 होते महागठबंधन के, तो विश्वास मानिए आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश जी के समय नौकरियां मिलती रही, स्कूल बंद नहीं हुए, स्कूल बनते रहे, बुलडोजर नहीं आया, इनकाउंटर नहीं हुआ। सम्राट चौधरी के आने के बाद ये सब शुरू तो हो गया। इसीलिए कि हम कमजोर हो गए। भाजपा अपने सारी चीजें करने पे, अपनी नीतियों को लागू करने तो कंधा पर बंदूक तो सम्राट चौधरी के है ना, वो तो पिछड़े समाज से आते हैं ना। कहा जाएगा ना कि पिछड़े मुख्यमंत्री के देखरेख में बिहार में वो सब कुछ एजेंडा चालू हो गया, जो नागपुर चाहता है। जो ताकत सम्राट चौधरी जी को मिलना चाहिए था, उसने तो भाजपा ने कब्जा कर लिया ना भाई। वो क्या करेंगे? लेकिन सम्राट जी को इतिहास देख रहा है कि अगर आप सुना कि जनरल के सारे बीजेपी के विधायक उनके खिलाफ थे कि मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। नीतीश जी का वो डिट्टो था कि नहीं तो चिट्ठी वाला मुख्यमंत्री बनना। आज भी मैं ये कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब तक नीतीश जी का हाथ भाजपा के सवन विधायक हों, भाजपा आरएसएस हों, भाजपा का लाल नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी, कोई भी हो, उनको सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकता जब तक जदयू नहीं चाहेगी, जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे। उनकी औकात नहीं है। ये जो नए लड़के, जो खासकर जो बीकर सेक्शन और गरीब लड़के जो घरों से निकले हैं जाति और धर्म से ऊपर, इसका कोई नया, ये मोदी जी कैसे इसको रील बनाने लगे हैं? वो टैकल नहीं कर पा रहे। नहीं, रील बना रहे हैं आपके पास जो उन्होंने रील बनाया, आप तो विधानसभा से रील बना रहे हैं। अब दूसरे नेता है जो आपको रील वाला फायदा पहले से पता था। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, टेक्नोलॉजी को यूज करना तो चाहिए इंसान को। अब जब हम बनाते तो कहते फेसबुक पे जाते, लोग हंसते थे कि रील बनाते ही नेता नहीं है। रील आप तो प्रधानमंत्री रील बना रहे हैं। नहीं, मोदी इंस्टा पर है कि नहीं? है इंस्टा पे, लेकिन ज़्यादा फेसबुक यूज करता हूँ मैं। देखिए मेरा ये कहना है कि भाई मोदी जी सड़ा हुआ गुजरात को बेच के प्रधानमंत्री बन गए, रीले के माध्यम से ना। अभी जो रील बना रहे हैं उनको रील भी नहीं बनाने आ रहा है। अब एक छोटी बच्ची ठीक कर ले ना, एक छोटी बच्ची कर रही है कि कैमरा इससे सामने लाइएगा फ्रेंड्स तो नाक मोटा दिखेगा, थोड़ा दूर रखना, इतना रखिए। ये बच्चे बता रहे हैं उनको। ये जो आप कह रहे हैं ना कि देखिए राहुल जी के जो छात्रों का गुंज का प्रोग्राम देखिए आप, ये वही है। ये जेएनजी जो 70-60 करोड़ है। कॉकरोच वाला का नहीं दिखा आपको? नहीं दिखा। सारा आंदोलन देश में 12 साल से चुप्पी थी। कौन विपक्ष, राहुल जी का कौन नेता कब बीजेपी में चला जाता गारंटी नहीं थी। कॉकरोच वालों ने वही तो मैं कर रहा हूँ, हिम्मत दिखाया। कॉकरोच क्या है? वो जेएनजी रिप्रेजेंटेशन है ना। कॉकरोच कॉकरोच एक जेएनजी है, एक भावना है, एक उमाड़ था, एक सैलाब था जो बरसों से दब रहा था। और जब मैं देखता हूँ, आप देखिए मैं एक एक रील को देखा हूँ प्रोटेस्ट का। मेरे घर से हमारे घर वाले खाने भेज रहे थे, क्या क्या नहीं कर रहे थे। अच्छा, ऑनलाइन हमारी बेटी लिख रही है कि गाइस अनेबल टू कम डाउन बट आई विल प्रोवाइड फूड। हमारे बेटी फ़ोन कर रही मुंबई से, पापा ये मोदी जी ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपने ये देखा वो देखा, पूरा डिस्कस कर रहा है।
हम बोले भाई हमारे घर में सब शांत रहने वाले लोग हमसे डिस्कस हमसे ज्यादा जानकारी है भाई। सहरसा में एक आदमी हमसे मिलने, एक बच्चा है वो जंजी है, अब वो जो बातें करने लगे तो मैंने कहा कि बॉस मोदी योर टाइम इज ओवर नाउ, टाइम इज ओवर, यस योर टाइम इज ओवर नाउ, यू वॉट एवर यू डू यू आर नॉट गोइंग टू कम ऑन। लेकिन उनके पास आरएसएस है, चुनाव आयोग है, लोग कहते हैं ईवीएम है। देखिए बीजेपी बहुत जल्द हम लोग कंट्रोल है पावर। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, फिर वही कह रहा हूँ, बीजेपी का नेता का बेटा बेटी आया था वहाँ। अब देखिए एक आदमी कह रहा है कि मेरा बेटा है अमेरिका में, हम लोग भाजपा ही है। अब मेरा बेटा बोले पापा आई एम नॉट एबल टू कम डाउन, आप जाओ मुंबई से दिल्ली में एक लाठी खा कर आओ मेरे बिहार में। हाँ वो बोल रहा है माँ बाप, भाई एक लाठी कोई हमको मार दो, मेरा बेटा भेजा है लाठी। इमोशनल हो गया था पूरा देश। और इतने ये जो मोदी जी फ्रेंड्स पे आ गए है ना, रील बनाने लग गए, वो लोग तो सब समझता है ना। यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू कन्विंस द माइंड सेट द क्रिएटिविटी ऑफ द जेनजी, और दैट सोच इन एवरीवेयर राहुल इज गोइंग। आप देखिए ना पुणे में क्या बोल रही हैं बच्चियाँ, और बच्चियाँ रो रही है जब राहुल जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो देखिए उनकी फेस एक्सप्रेशन देखिए। लेकिन कहते हैं कि उसी के काट में आरएसएस ने बच्चों को डिवाइड कर दिया, जनरल कैटेगरी के बच्चों को सड़क पर खड़ा कर दिया कि तुम आरक्षण का विरोध करो। देखिए वो जेंजी बच्चा टूट गए। देखिए नहीं एकदम पहले जेंजी थे सब, अब जेंजी की भाई आप कोई जो एससी एसटी ओबीसी हो गया, कोई जनरल हो गया। एक आरएसएस के पास तमाम तिक्रम है। देखिए एक बात बताएं, ये जो कॉमन फैक्टर है जेंजी, वो कॉमन फैक्टर है, चाहे सवर्ण के बच्चे हो, आपके हो, मेरे बच्चे हो, ये कॉमन फैक्टर। अभी जो आरक्षण की मांग हो रही है दिल्ली में, वो किसको लोग कोस रहे हैं? सब मोदी को कोस रहे हैं ना, सीधा सरकार को कोस रहे हैं वो। जेंजी नहीं है, मिलेनियल्स है, हम लोग वाला जनरेशन नहीं, और जेंजी भी हैं, बच्चे भी हैं उसमें। मैं एक बात बता दूं, जेंजी चाहे जिनके बच्चे हो, उनको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए। ईच एंड एवरी जेंजी जो 7 क्लास 7 के बच्चे हैं, वो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं भाई, जो कुछ लोग कर पा रहे हैं। देखिए उनके साथ ज़्यादा मजबूरी है जो जेंजी है सवर्णों के। हमारा बेटा अगर आईपी गुप्ता अगर काम नहीं कर पाएगा तो राजमिस्त्री बन जाएगा हमारे बेटे। अच्छा, कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन वो बेचारे नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्रतिष्ठा भी देखना है, समाज वो भी क्या, देखना हमारे है। गांव के, मैं जमुई को हूँ, राजपूत के बच्चे, सहरसा में ब्राह्मण के बच्चे से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, या भूमिहार के बच्चे। आप बताइए उनके बच्चे अगर नौकरियाँ नहीं मिला, उनको बिजनेस नहीं मिलेगा, तो लेबर का काम कर पाएंगे? उनको प्राइवेट सेक्टर तो है ना उनके लिए फिलहाल। अरे भाई प्राइवेट सेक्टर उनको दोहन करता है। एक इंजीनियर बन गया बीटेक 7 के बच्चे, वो जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, उनको 11,000 रुपया महीना मिल रहा है। ही विल डाई एवरी डे। आपको लगता है जनरल कैटेगरी के लोग बीजेपी से नाराज होंगे, आरएसएस से नाराज होंगे? बांकीपुर का रिजल्ट क्या बताता है? वो तो वहाँ जनरल कैंडिडेट थे, इसलिए उन्होंने जिता दिया। वो एक अलग परसेप्शन बनाया गया था कि वो सब पर भारी पड़ेंगे। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं उसमें बांकीपुर में तो ओबीसी यादवों ने वोट कर दिया, और कुर्मी कुशवाहा यादवों ने ज्यादा वोट कर दिया कि भैया ये बहुत सम्राट चौधरी गमछा से पहचान रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं। वो भाजपा ने बेसिकली उनको जिताया है, और भाजपा के वो सारे नेता जो मुखर हो के इनके साथ दिए, भाजपा कमजोर हुई कि नहीं भाई? चाहे जो भी एजेंडा हो, लेकिन वो तो हिम्मत हो गया ना आपके खिलाफ बोलने का। यूपी में क्या देख रहे हैं 27 में? देखिए यूपी में मैं ये देख रहा हूँ कि ये जाति जनगणना जो मोदी जी लाए, अमित शाह लाए, या यूजीसी का जो उन्होंने बबल फेंका, वो सिर्फ एक ही है कि योगी जी को वो वहाँ हराना चाहते हैं, यानी जितना भी चाहेंगे तो कमज़ोर करके जितना चाहेंगे। तो ये एक बिल्कुल टारगेट है। दूसरा है कि जिस अब वहाँ जो माहौल अभी बना है, मैं तो जा रहा हूँ, देख रहा हूँ ना, सर्टेनली मोदी के खिलाफ माहौल है यूपी में 200%। मोदी या योगी? अभी मैं देखिए मैं एक शब्द यूज नहीं करना चाहता। मैं कल ही गया था, 23 तारीख को रात में 12:30 बजे मैं उतरता हूँ एयरपोर्ट पे, और एक कैब बुक करता हूँ। मैं होटल हयात जाना था मुझे, तो वो पंकज सिंह है, मैं देखा पंकज सिंह ड्राइवर है बेचारा कैब का, बोला कि सर 1.5 रुपया एक्स्ट्रा दीजिएगा, 150 अगले का है, बोला डनिया को देना है। तो मैं कहा भाई आ जा। अच्छा, वो एयरपोर्ट हो, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम बदल दिया है भाई, बहुत नाराज है लोग। तो हम गए वहाँ, तो हम बोले भाई कौन जात है तुम, अडानी से बड़ा नाराज हो? बोला सर राजपूत है। बोले
शब्द उनके बड़ा अटपटा है। बोला कि तो राजपूत हो कि तुम यार अडानी को गाली ऐसे बोलते हो। बोला कि सर एक बात बोल रहे हैं, हम राजपूत हैं, लेकिन जो इन्होंने मारा है हम लोगों का, चाहे योगी हो चाहे जो हो, ये शब्द ये उसके शब्द है जो मैं बोलता हूँ। हाँ, वो नहीं बोल सकते हैं थोड़ा। हाँ, नहीं मैं लेकिन बोलता हूँ, वो चूंकि बोले मेरे शब्द नहीं। बोला राण और साण की सरकार है ये, जिसको हमारी बच्ची को फीस नहीं भर पाया मैं जानता हूँ। मैं एक बेटा बाप हूँ, मैं अपनी दवाई अपनी पत्नी को नहीं दे पा रहा हूँ, मैं एक बाप हूँ, राजपूत हूँ तो क्या हुआ, लेकिन ये राण और साण की सरकार ने हमारे परिवार को कमज़ोर कर। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की एकदम कमर टूट गई है। तब समझिए ये वहाँ के ठाकुर हैं बेचारे, और वो टैक्सी चला के बोला कि मैं 9-7-8 हज़ार में महीना देता हूँ टैक्सी का सर। तो मैं उसको गया, मैं बोला कि भाई कितना रुपया हुआ तुम्हारा? बोला कि सर आपसे 650, 150 वहाँ दिया, 500, 650 में का चल मैं तुमको 1000 देता हूँ। तो ये कॉमन मैन का फीलिंग है यूपी का। इसलिए बहुत ये एक बात बोलता है कि भलों जोगी जी चोरी करके जीत जाएं एक अलग बात है, लेकिन जीतेगा इस वर्ष महागठबंधन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा कुछ, हाँ वो बोला ये पर भी बोला वो, बल जो भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको और आपको आरएसएस की क्रेडिबिलिटी जो थी ना, वो चाल चरित्र और चेहरा, वो तो भाई साहब सब देख लिए हैं लोग, क्योंकि सब संघ के ही लोग हैं, मंदिर जो चला रहे हैं। देखिए आरएसएस और मोदी जी कोई बात कहे तो समझिए उसका उल्टा होने वाला है। जिस दिन मोदी जी कहे कि माँ के नाम एक पेड़ लगाओ, तो बोले रे भैया कहाँ पेड़ कट रहा है, देखें तो गूगल किया तो पता चला कि भाई यहाँ पे 51,000 वहाँ 10 लाख पेड़ काट रही है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को बदल दिया इन्होंने, अब समझ लिए। तो ये जो आरएसएस में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है ना, उनका चमड़ा इतना मोटा है, इतना मोटा है, आप ही के घर में जाके खाना खाएगा, आप ही का गालियां सुनेगा 1 साल लगातार। भाई 10 गाली दिए, 11वां गाली दे के लेकिन खाना खिला दीजिए, और ठीक 1 साल के बाद पूरा परिवार आरएसएस का भाषा बोलने लग जाता है। मेहनत करते मैं हैं। आरएसएस के हमारे बड़े फ्रेंड्स हैं सब। हम मुंबई गए तो कुछ मठाधीश हमसे मिलने आए आरएसएस वाले। हमने उनसे कहा कि भाई इस सिद्धांत की बात करने वाला, देश की बात करने वाले, ये मोदी जी जो उनका वीडियो आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, वो क्या बोल रहे हैं फिर आज क्या बोल रहे हैं सारा बता, तो उन्हीं का कंट्राडिक्शन है। 5 घंटे डिस्कशन के बाद बोलता है कि इसीलिए तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए हैं। सोचिए कितना बड़ा बात है कि जो अपना चेहरा, अपनी बात, अपना कमिटमेंट तुरंत बदल दे, वैसे लोग हमको चाहिए। तो लोग कह रहे हैं आरएसएस मोदी अमित शाह में बहुत लड़ाई चल रहा है, योगी आदित्यनाथ। ये बात तो है कि कुछ तो बात है कि देखिए जनजी के प्रोटेस्ट के बाद बहुत कुछ बदल गया। आप धर्मेंद्र प्रधान एक मंत्री सिर्फ नहीं थे, उनके पिताजी आरएसएस के सबसे मजबूत, आरएसएस को सबसे ज़्यादा फंड मुहैया करवाने वाले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री रह के धर्मेंद्र प्रधान जी, उसको झुका देना, त्याग, राजनाथ सिंह जैसे लोग कहना कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते, वो झुका देना, उनका इस्तीफा ले लेना। उसके बाद ये जो वॉश आउट हुआ है पार्लियामेंट, और अमित शाह जी चेहरा दिखाने और प्रधानमंत्री चेहरा दिखाने तक नहीं आ पाए, ये बड़ी वॉश आउट एक बड़ी बात हुई है बीजेपी के लिए। और उसके बाद झारखंड में सरकार को झुकाना, मोदी जी के गूंज, ये जो गूंज है वो, फिर एफआईआर करवाना राहुल जी के जाके थाना में, ये बोलना कि अमित शाह जी तो फोटो यहाँ काहे आए। ये सारी जो घटना देख रहे हैं आप, सिर्फ आंदोलन की बात कीजिए, सम्राट जी आंदोलन की बात कीजिए, अभी कल उन्होंने बीपीएससी का अशोक सिंह को हटा दिया। हाँ, वो बड़ा अपमानजनक शब्द वही है ना, उन्होंने बोला, मैंने भी कहा कि भाई ये जो बीपीएससी के चेयरमैन होता है जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनाते होते हैं, आईएएस हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और रिटायर्ड वाले, लेकिन जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आता है। ये जब मोदी भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर, या फिर मठों में बैठे लोग जब इस तरह की डेरोगेटरी रिमार्क्स हमारे बच्चों के बारे में करने लग जाते हैं, तो समझिए कि सत्ता से उनका डर खत्म हो गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच बोल दिया, मनन मिश्रा ने चिट्ठी लिख दी। वही ना,
अब मनन मिश्रा जी चिट्ठी फिर हटाना पड़ा ना उनको। अब वो मोदी जी के सामने में ये हथियार, जो उनका हथियार था, वो उनको लग रहा है कि वही हथियार अब उनको हराने वाला है। तो क्या देख रहे हो ओवरऑल 2027 और 2029 पर, बताइए। यूपी देखिए और 2029 में 200% अब वो प्रधानमंत्री तो मोदी जी नहीं बनने जा रहे हैं, ये तो फाइनल है। राष्ट्रपति भाजपा भी अब भी राष्ट्रपति बनना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं नीतीश जी को राष्ट्रपति बना के फिर से वो पिछड़ा का देखिए, वोट बटोर लेंगे। ये तो गलती कभी नहीं करेगा इंडिया। दलित राष्ट्रपति हुए, आदिवासी हुए, अब पिछड़ा राष्ट्रपति नीतीश मैं कुमार बता दूं, नीतीश कुमार को कभी भी प्रधानमंत्री काल में रहते रहते राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। क्यों भैया, ये नीतीश कुमार है। कखने कौन पलट जाएंगे। हाँ, कखने कौन कलम चला देंगे, कोई ठीक नहीं है इनका। तो इसे तो मायावती जी को लेकर कहता है कि उनको भी राष्ट्रपति आरएसएस मायावती तो बिल्कुल सरेंडर कर दी। नहीं, देखिए, अब तो आरक्षण पर बोलिए देखिए, कि आरक्षण कैसे खत्म कर दोगे। नहीं, देखिए मैं बताऊं, काशी राम जी, जब मैं लिखता हूँ ना, कहीं देखता हूँ चमार गाड़ी पे लिखा हुआ, कितना गर्व फील होता है कि जो जाति को नाम लेने से डरता था वही जाति आज अपने कार में लिख रहा है चमार। ये सेल्फ फीलिंग है, नहीं, चमार इंडस्ट्री, वो गर्व करते हैं कि मैं चमार हूँ बोलने में। हाँ, प्रताड़ित किया है लोगों ने जाति के नाम से। आप ये जो फीलिंग किसने लाया? काशी राम जी। मायावती को उठा के मायावती किसने बनाया? काशी राम नहीं, जी। उनका भी योगदान है। और बहन जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे आप उनका काम देखेंगे, जो स्कूल कॉलेज सब कुछ अस्पताल ठीक बनाया है। वो नहीं, शानदार उन्होंने है। आज भी लोग कहता है यूपी में, मैं पूछा उनसे, वो जो पंकज सिंह, वो बोला कि जो भी माया ये जो किया है ना, बल्कि बहन जी ने बहुत हाँ, बोला ये जो एयरपोर्ट था ना, एयरपोर्ट छड़प के हम लोग चले जाते थे, हाँ। मायावती जी ने काम किया, वो बोल रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स ही बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटी माया जी में यहाँ पे नहीं है, लोगों में नहीं है। तो लेकिन ये भी बोलता है मायावती जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन अब सक्रिय हो गई हैं आरक्षण के मुद्दे हम पर। तो सबसे चाहेंगे कि पहला भाई, बयान है। हम ये तो कहेंगे कि मायावती जी जिस दिन सक्रिय हो गए और सही मायने में काशी राम जी की आत्मा उनमें फिर से प्रवेश कर जाए, तो भाजपा ये तो है कि वो जिस तरफ घुस जाए, चली जाए, हाँ, तो वो पलड़ा भारी, न्यूट्रल रहने पर तो नुकसान है दोनों तरफ। हाँ, लेकिन अगर वो किसी पलड़े में आ जाए तो वो हाँ। पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। नहीं, कभी भी भाजपा 10% सरकार नहीं वोट बना, स्विंग कर जाएगा। कभी भी भाजपा नहीं, खाली आत्मा काशी राम जी का मायावती जी के प्रवेश होना चाहिए उनको दिलो दिमाग में। बिहार में क्या है विपक्ष की रणनीति, क्या रहे? देखिए, मेरा ये रणनीति ये है कि मैं पहले तेजस्वी छात्रों से नहीं मिलने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, मेरा तो हमेशा, मैं तो लड़ा छात्रों के लिए विधानसभा में, सारा भाजपा वाला हमको घेर लिया मारने के लिए विधानसभा में, वो तो एकदम उसके लिए तो लड़ाई हमारी है ही। देखिए, मेरा प्लान है कि पहले मैं राहुल जी से मिलूँगा, फिर दीपंकर भट्टाचार्य जी से मिलेंगे, और मेरा प्लान में ओवैसी जी से भी मिलने का है, और उसके बाद मैं तेजस्वी यादव जी से भी मिलूँगा, और फिर मैं सबसे मिलने के बाद एक राय पर मैं उतरूँगा कि भाई महागठबंधन को कैसे आगे ले जा सकते हैं और कोहेसिवनेस कैसे हो। और ख़ासकर मुझे कांग्रेस के उन नेताओं से हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि जो आला कमान के मर्जी के खिलाफ में कुछ से कुछ तो जिंजी को मौका दीजिए ना, जिंजी सब न भाई कुछ न कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं जो महागठबंधन कमज़ोर होता है। लेकिन हम भी एक यात्रा पे निकलने वाले हैं दोबारा। एक मुद्दा के साथ में हमारी बस खुलेगी, 2 बस खुलेगी, एक यूपी में खुलेगी पवन कोरी हत्याकांड को लेकर, और एक बस पटना में खुलेगी, और हम फिर से जिला ब्लॉक जाएंगे। तो बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज को, खासकर शोषित, वंचित और गरीब समाज को सड़क का नेता चुनना चाहिए, जिसने सर्दी गर्मी सब झेला हो। आईपी गुप्ता उसी तरह के नेताओं में से एक शुमार हैं। गरीबी में जन्म हुआ, पिताजी राजमिस्त्री थे, पढ़ाई लिखाई के दम पर इंजीनियरिंग की, बिजनेस में अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और सड़कों से संघर्ष करके अब राजनीति में भी मुकाम बिहार विधानसभा पहुँचे हैं। शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए, इस बातचीत। थैंक यू वेरी मच। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।